अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज हम शुरू करने वाले हैं पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग की यूनिट 2 का मेन पार्ट द केपेट सिक्सिडिनम, सेफल हेमाटोमा एंड सबगिलियल हेमाटोमा। ये तीनों जो है ये एक्स्ट्राक्रेनियल ब्लीडिंग के टाइप्स हैं कि एक्स्ट्राक्रेनियल स्पेस पे कौन कौन से ब्लीडिंग होती है। इससे पहले जो दो पार्ट हमने इस यूनिट की पढ़ी थी, पहले पार्ट में हमने बर्थ इंजरी की टाइप्स पढ़ी थी और दूसरी पार्ट में हमने फिर वो एरिथेमा को और सॉफ्ट टिश्यू जो बर्थ इंजरीज होते हैं उसको हमने पढ़ी थी। तो इसको हमने पहले पार्ट में थोड़ी सी टच दिया था। अब इस एक एक डिजीज़ की, केपेट सिक्सिडिनम की, सेपल हेमाटोमा की एंड सबगिलियल हेमाटोमा, ये जो कंडीशंस है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करवाएं। ओके, तो पहले नंबर पर है एक्स्ट्राक्रेनियल ब्लीडिंग। एक्स्ट्राक्रेनियल ब्लीडिंग के बारे में हमने पढ़ा था, वो ब्लीडिंग जो स्कल बोन के बाहर हो रहा हो। किसका, कहाँ पर? स्कल बोन के बाहर हो रहा है, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्राक्रेनियल ब्लीडिंग। जैसा कि इधर है, ये वाला जो एरिया है ये स्कल है, स्कल, और स्कल से बाहर जो एरिया है इसमें जो ब्लीडिंग हो रहा हो इसको हम कहते हैं एक्स्ट्राक्रेनियल ब्लीडिंग। तो एक्स्ट्राक्रेनियल ब्लीडिंग के हम तीन पार्ट इधर पढ़ेंगे। पहला नंबर पर है केपेट सिक्सिडिनम, सेपल हेमाटोमा एंड सबगिलियल हेमाटोमा। इधर थोड़ा सा एक लुक देते हैं एक्स्ट्राक्रेनियल ब्लीडिंग को हम, कि एक्स्ट्राक्रेनियल ब्लीडिंग कहाँ होता है। तो याद रखिए, हमने पहले भी लेक्चर में ये पढ़ा था कि हमारी ब्रेन की जो मेन जो उसकी लेयर्स हैं वो लेयर्स ये है। पहला नंबर पर लेयर जो है इसका स्काल्प एरिया है, स्काल्प है। स्काल्प के बाद जो दूसरा लेयर है वो है ये वाला, जिसको हम कहते हैं गेलिया एपिन्यूरिका। यहाँ पर ये देखिए गेलिया एपिन्यूरिका, ये वाला जो लेयर है ये, और ये है स्काल्प लेयर। ये स्काल्प लेयर हो गया, ये गेलिया एपिन्यूरिका, और इसके दरमियान ये जो स्पेस है इसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। अब इस गेलिया एपिन्यूरिका के नीचे यहाँ पर होता है स्कल बोन। लेकिन आपको पता है कि स्कल बोन के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होता है और उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं क्या? पेरियास्टियम मेम्ब्रेन हम उसको कहते हैं। ये वाला जो मेम्ब्रेन है, ये टोटल ये स्कल बोन के इर्द गिर्द जो वाइट वाला जो मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं पेरियास्टियम, और इसके अंदर होता है क्या? स्कल बोन होता है। ये हो गया स्कल बोन, पेरियास्टियम। अब स्कल बोन के नीचे फिर आपका इंट्राक्रेनियल एरिया शुरू होता है, जैसा कि इधर होता है स्कल बोन के नीचे फिर मेनिंजेस शुरू होता है, और मेनिंजेस के नीचे फिर ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो हमारा काम है इस लेक्चर में ये एक्स्ट्राक्रेनियल जो रीजन है, मतलब स्कल बोन की जो ऊपर वाला पार्ट है। तो स्कल बोन के ऊपर वाला पार्ट कौन सा है? पहला नंबर पर पेरिस्टियम है, पेरिस्टियम के बाद फिर गेलिया एपिन्यूरिका, और गेलिया एपिन्यूरिका के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर फिर है स्कल लेयर है। अब ये वाला जो केपेट सिक्सिडिनम, सेपल हेमाटोमा, सबगिलियल हेमाटोमा, ये आपके लिए इजी होगा अगर आपने इस लेयर को आसानी से समझ लिया। ओके, तो अब पहला नंबर पर जो आता है, जो ब्लीडिंग होता है, वो होता है केपेट सिक्सिडिनम का। केपेट सिक्सिडिनम ये वाला जो लेयर है, इधर हम पढ़ेंगे कि ये ब्लीडिंग है, ये क्या है, कौन सी फ्लूइड है ये। लेकिन यहाँ पर ये जो कैमुलेशन फ्लूइड का होता है, ये स्कल्प के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू एरिया है, इस कनेक्टिव टिश्यू में उसको हम कहते हैं केपेट सिक्सिडिनम। दूसरा नंबर पर जो कलेक्शन होता है वो है सबगिलियल हेमाटोमा का। तो सबगिलियल हेमाटोमा का किधर होता है? ये वाला जो गेलियल एपिन्यूरिका है, क्या है? गेलियल एपिन्यूरिका। इस गेलिया एपिन्यूरिका और ये जो पेरियास्टियम है, ये वाला गेलिया एपिन्यूरिका, पेरियास्टियम, इनके दरमियान जो स्पेस होता है, यहाँ पर ये वाजी इधर दिखाई दे रहा होगा कि इनके दरमियान जो स्पेस है इसको हम कहते हैं क्या? इन एरिया पे आते हैं जो इधर जो ब्लीडिंग होता है इसको हम कहते हैं सबगिलियल हेमाटोमा। तीसरे नंबर पर है सेपल हेमाटोमा। सेपल हेमाटोमा इधर होता है जो पेरियास्टियम है, और पेरियास्टियम इर्द गिर्द होता है किसकी? स्कल बोन की। तो स्कल बोन और पेरियास्टियम के दरमियान जब ब्लीडिंग हो जाए, ब्लीडिंग का, ब्लड का एक्युमुलेशन हो जाए, तो उसको हम कहते हैं सेपल हेमाटोमा, इसको हम कहते हैं। आइए उसको डिटेल से पढ़ते हैं कि किस किस वक्त ये होता है, कब होता है, और ये क्यों होता है, इनकी कौन कौन सी वजूहात है। ओके, अच्छा, तो उस कंसेप्ट को समझने के बाद हम इसको एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं कि क्यों ये होता है, किस जगह में होता है, कौन कौन से डिफरेंशिएशन है इन तीनों कंडीशन में। तो पहला नंबर पर एक्स्ट्राक्रेनियल में हम आते हैं केपेट सिक्सिडिनम में। लेकिन एक्स्ट्राक्रेनियल में क्या है? मोल्डिंग ऑफ द हेड एंड ओवरराइडिंग ऑफ द पैराइटल बोन्स आर फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद केपेट सिक्सिडिनम। तो ये क्यों होता है, ये एक्स्ट्राक्रेनियल ब्लीडिंग? तो मेनली ये है कि जब बच्चा पैदा हो रहा हो, बर्थ इंजरी है ये,
जब बच्चा पैदा हो रहा हो तो बच्चे की पैदाइश के वक्त उसका जो पैराइटल बोन्स है वो ज़्यादा कम्पैक्ट नहीं होती, उसकी जॉइंट जो है ज़्यादा कम्पैक्ट सख्त नहीं होती। तो इस वजह से उनके हेड का जो पैराइटल बोन्स है उनका एक दूसरे के साथ ओवर राइडिंग होता है। इस ओवर राइडिंग की वजह से मोस्टली क्या होता है, केपर्ट सक्सिडियम डेवलप होता है। क्या होता है, केपर्ट सक्सिडियम जो एकम्युलेशन ऑफ फ्लूइड होता है अपर सरफेस स्कल के नीचे, तो वो फिर डेवलप होता है पैराइटल बोन्स की ओवर राइडिंग की वजह से एंड बिकम मोर एविडेंट आफ्टर द केपर्ट हैज रिसीडेड बट डिसअपीयर ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ द लाइफ। तो ये मोर अपीयरेंट कब होता है, जब केपर्ट रिसीडेड होता है, मतलब कब डेवलप होता है, बर्थ की इमीडिएटली जब आप देखें तो ये मोर डेवलप होता है अफियरेंटली। और ये जब ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ ये मुकम्मल खुद ब खुद ये क्या होता है, ख़त्म होता है, क्योंकि फ्लूइड होता है, फ्लूइड एक्सक्रीट होकर ख़त्म हो जाती है। ओके, रेयरली अ हेमोरेजिक केपर्ट में डेवलप में रिजल्ट इन शॉक एंड रिक्वायर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इसमें कुछ बहुत कम मकदार में ऐसी केपर्ट वो जो है ना वो रहते हैं, केपर्ट सक्सिडियम की ऐसी कंडीशन रहती है जिसके लिए आप जो है ना वो शॉक, इंसान को शॉक में लेके जाता है क्योंकि फ्लूइड का एक्सक्रीशन है तो शॉक में, और रिक्वायर्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसके लिए आप फिर क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसके लिए लाजमी होता है। तो पढ़ते हैं कि केपर्ट सक्सिडियम क्या है। केपर्ट सक्सिडियम ए कॉम्बिनेशन ऑफ सिरिंजेस सीरोसिंगेनियस फ्लूइड अबाउट पेरिस्टियम। तो ये हमने तो ये कंडीशन पढ़ा कि ये पेरियास्टियम के ऊपर होता है, लेकिन पेरियास्टियम की सिर्फ ऊपर नहीं, पेरियास्टियम के ऊपर जो गिलिया एपिनेरेटिका है, गिलिया एपिनेरेटिका के ऊपर वाले जो स्कल्प और गिलिया एपिनेरेटिका के दरमियान कनेक्टिव टिश्यू है उसके दरमियान क्या होगा, उसके दरमियान जो एक्युमुलेशन होगा उसको हम कहते हैं केपर्ट सक्सिडियम। अब ये एक्युमुलेशन क्या होगा, इसमें फ्लूइड होगी, ब्लड होगा या कोई सीरम होगा, क्या होगी, तो इसमें एक किस्म की फ्लूइड होती है, इसको हम कहते हैं सीरोसिंगेनियस फ्लूइड। और ये सीरोसिंगेनियस फ्लूइड तब रिलीज होता है जब कोई ऑर्गन डैमेज इंजर्ड हो जाए, उस इंजरी के बाद इससे एक किस्म के फ्लूइड रिलीज होता है इसकी हीलिंग प्रोसेस के लिए, इसको हम कहते हैं सीरोसिंगेनियस फ्लूइड। अब ये सीरोसिंगेनियस फ्लूइड में होता क्या है, ये किस चीज़ से बना हुआ होता है, तो याद रखिए ये सिर्फ एक्वाटरी डिस्चार्ज होता है सीरोसिंगेनियस फ्लूइड। इसमें क्या क्या होता है, इसमें सीरम होता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल होता है। रेड ब्लड सेल तो आप जानते हैं कि रेड ब्लड सेल होगी, इसमें स्मॉल अमाउंट, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल। ज़्यादातर इसमें सीरम होता है। सीरम क्या है, सीरम ब्लड है, ब्लड प्लाज्मा है, लेकिन वो प्लाज्मा जिसमें न रेड ब्लड सेल्स हों न क्लॉटिंग फैक्टर्स हों। सीरम क्या है, सीरम से मैंने आप पढ़े कि ये है ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा माइनस इससे आप रिमूव करें रेड ब्लड सेल्स, ब्लड से ये ब्लड होगा और ब्लड से आप रिमूव करें रेड ब्लड सेल्स प्लस क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो जब ब्लड से आप रिमूव करें रेड ब्लड सेल क्लॉटिंग फैक्टर जो रहता है, जो फ्लूइड हो, उसको हम कहते हैं सीरम। तो यहाँ पर ये सीरम होगा और साथ में स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल, इसको हम क्या कहते हैं, सीरोसिंगेनियस फ्लूइड। तो ये सीरोसिंगेनियस फ्लूइड किसमें एक्युमुलेट होगी, केपर्ट सक्सिडियम की कंडीशन में अबाव दो पेरिस्टियम से ऊपर जो लेयर है गिलिया एपिनेरेटिका की ऊपर और स्कल्प के नीचे वाले एरिया में। ओके, अब ये होगा, ये तो आपने समझ लिया कि कौन सी फ्लूइड होती है, कहाँ पर होते हैं, ये आपने समझ लिया। अब ये है एकाइमोटिक एडेमेटियस स्टीयरिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द स्कल्प। तो सॉफ्ट टिश्यू हमने पढ़ा था, इधर ये होता है कनेक्टिव टिश्यू, ये गिलिया एपिनेरेटिका और ये जो स्कल्प होता है इसके नीचे दरमियान होता है कनेक्टिव टिश्यू। तो इस दरमियान वाले एरिया में होगा एकाइमोटिक किस वजह से, और एडिमेटियस। तो एडिमेटियस तो होगा क्योंकि ये वाटरी डिस्चार्ज है। एकाइमोटिक क्यों होगा, एकाइमोटिक इसलिए कि ये ब्लड पार्ट इसमें थोड़ी सी भी मौजूद है, तो एकाइमोटिक हम भी इसको कहते हैं। और एडिमेटियस फीलिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द स्कल्प एट में एक्सटेंडेड एक्स्ट्रास द मिड लाइन। तो याद रखिए ये एक्सटेंड होता है मिड लाइन की एक्सटेंड। इधर हमने पढ़ी थी कि आपकी जो स्कल्प है, स्कल्प में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूचर लाइंस होते हैं। सूचर लाइंस क्या है, इन स्कल्प के जो बोन्स होते हैं इनको एक दूसरे से मिलाने के लिए कुछ लाइंस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये है आपका हेड है, तो ये हेड में इधर होता है ये वाला जो बोन है, इसको हम कहते हैं पेराइटल बोन। इसके आगे वाले जो बोन होते हैं यहाँ पर, इससे आगे होते हैं कुछ बोन, ये वाले, इसको हम कहते हैं फ्रंटल बोन जो फ्रंट साइड पे होते हैं, और पीछे फिर बोन होते हैं उसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल बोन।
ऑसिपिटल। अब इन बोन्स के दरमियान ये क्या होता है, ये जॉइंट्स होते हैं। इन जॉइंट्स को हम कहते हैं क्या, सूचर लाइंस कहते हैं। ये सूचर लाइंस एक बोन को दूसरी बोन से क्या करवाते हैं, अलग करवाते हैं। अब ये वाला जो एकम्युलेशन है, याद रखिए ये एकम्युलेशन हमने पढ़ा कि ये एकम्युलेशन जो स्कल बोन है, ये स्कल बोन के ऊपर होता है। क्या होता है, ऊपर। तो ये स्कल बोन के ऊपर होता है, इस वजह से ये स्कल बोन की जो सूचर्स है, ये जो जॉइंट्स है, जो पार्टीशन पार्ट्स हैं, उनको क्या करवाता है, उनको क्रॉस करवाता है। तो केपर्ट सक्सीडियम में ये अहम कंडीशन आप याद रखेंगे कि ये जो है ये डिफ्यूज होगा, सूचर लाइन ये क्रॉस करवाएगा। ये एक अहम साइन इसका है केपर्ट सक्सीडियम का। द एडिमा डिसअपियर विदिन द फर्स्ट फ्यू डेज अप्लाई। तो ये फर्स्ट फ्यू डेज मतलब पहले चंद दिनों में ये एडिमा खुद ब खुद क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ये वही कंडीशन है जिसको हमने पढ़ा था कि ये लेयर्स हैं और इन लेयर्स के दरमियान ये जो स्काल्प है और गिलिया पेनरेटिका के दरमियान कनेक्टिव टिश्यू है, इन कनेक्टिव टिश्यू के दरमियान जो एकम्युलेशन होगा सीरोसिंगेनियस फ्लूइड का, उसको हम क्या कहते हैं, केपर्ट सक्सीडियम कहते हैं। ओके, अब ये केपर्ट सक्सीडियम क्या है, एनालॉगस फीलिंग, डिसकलरेशन एंड डिस्टोर्शन ऑफ द फेस आर सीन। अब इसमें एक और सिम्टम आपको दिखाई दे रहा होगा, वो क्या है, उसमें होगा आपका जो फेस है, फेस में एनालॉगस फीलिंग होगा। एनालॉगस मीन सेम फीलिंग थ्रू आउट द फेस होगा। साथ में फेस का डिस्कलरेशन होगा। फेस का क्या होगा, डिस्कलरेशन एंड डिस्टोर्शन ऑफ द फेस, और आपका फेस क्या होगा, डिस्टॉर्टेड होगा। डिस्टॉर्टेड, अब ये क्या होगा, सीन इन द फेस प्रेजेंटेशन, फेस में। अब ये कंडीशन क्या होगी, डिस्कलरेशन, एनालॉगस फीलिंग और साथ में डिस्टोर्शन। तो मेन प्रॉब्लम यही है कि केपर्ट सक्सीडियम ऊपर डेवलप हुआ है, उसकी वजह से भी इधर कुछ एडिमा वगैरह होगा। और साथ में ये जो केपर्ट सक्सीडियम डेवलप होता है, तो ये प्रेशर अप्लाई करने की वजह से, जब बर्थ इंजरी होता है बर्थ कनाल की, तो मोस्टली चांसेस है कि आप अगर वैक्यूम एक्सट्रैक्शन करवा लें या फोर्सेप एक्सट्रैक्शन करवा लें, तो इस वजह से इधर भी जो है ना उसके असरात आते हैं। तो इस वजह से पेस्ट प्रेजेंटेशन भी इसका इस तरह डेवलप हो सकता है। वैक्यूम फोर्सेप और अनदर टूल that flashes presentation on the impant's head speed up the delivery। तो ये किस वजह से होता है, हमने पढ़ा कि ये होता है वैक्यूम की वजह से। वैक्यूम आप यूज़ करिए, बच्चे को बाहर निकले और बच्चा लेबर पेन है और वो डिफ़िकल्ट है, बच्चा आसानी से बाहर नहीं निकल रहा, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे क्या, वैक्यूम एक्सट्रैक्टर्स, और फोर्सेप यूज़ करेंगे या कोई और टूल बच्चे को बाहर लाने के लिए। तो इस वजह से ये जो है क्या होता है, बच्चे के हेड पे प्रेशर पड़ता है और उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, केपर्ट सक्सीडियम डेवलप हो सकता है। नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज नीडेड, बट if there are extended ecchymosis, फोटोथेरापी फॉर हाइपरबिलिरुबिनेमिया में भी इंडिकेटेड। तो इसमें ये एक अहम कंडीशन है, वो ये है कि इसके लिए कोई ट्रीटमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि खुद ब खुद वापस ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने देखा कि उधर इक्काइमोसिस ज़्यादा हो गया है, ब्लड का या सीरोसिंगेनियस फ्लूइड का एकम्युलेशन ज़्यादा है और इसमें ब्लड ज़्यादा आया हुआ है, क्या आया हुआ है, इक्काइमोटिक टिश्यू ज़्यादा है, और उधर जो है ना उस इक्काइमोटिक टिश्यू की वजह से हाइपरबिलिरुबिनेमिया डेवलप होता है। बिलिरुबिनेमिया किस तरह डेवलप होता है, जब आपका ये ब्लड है, ये वेसल्स है, आपको ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल से क्या होगा, ये सेल जब बाहर एक्सक्रीट होता है तो बाहर रप्चरिंग की वजह से बाहर सेल्स आ गई। अब ये सेल इधर रप्चर होते हैं, तो जब रेड ब्लड सेल रप्चर होते हैं तो आपने पढ़ा था कि इससे बनते हैं हीम पार्ट बनते हैं, हीम और प्लस ग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में होते हैं वो रप्चर होते हैं ग्लोबिन। तो ये हीम आयरन है, क्या है, आयरन, और ये ग्लोबिन फर्दर जाके इससे बनते हैं क्या, इससे बनते हैं बिलिरुबिन बनते हैं, बिलिरुबिन। अब ये बिलिरुबिन जो है इसके ये हाइपर बिलिरुबिन है और ये बिलिरुबिन जो है बॉडी के लिए क्या है, नुकसानदेह है। तो इस बिलिरुबिन को फिर आप ट्रीट करने के लिए फिर क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, फोटोथेरापी करेंगे। तो फोटोथेरापी की वजह से ये बिलिरुबिन जो है ये फिर क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है, ये कंजुगेटेड होता है, क्या होता है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है, और ये फिर फोटोथेरापी की वजह से ये कन्वर्ट होता है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन में। तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन फिर यूरिन में एक्सक्रीट हो सकता है, लेकिन कंजुगेटेड बिलिरुबिन यूरिन में इजीली एक्सक्रीट नहीं हो रहा। तो फिर क्या करेंगे, जब उधर ब्लड ज़्यादा आया हो, इक्काइमोसिस हो, तो फिर उसके लिए आप फोटोथेरापी करेंगे, लाइट की तरफ करेंगे इसको, लाइट की वजह से इसका बिलिरुबिन लेवल जो है वो कम होगा, बाहर एक्सक्रीट होगा। ओके, अब केपर्ट सक्सीडियम में ये कॉमन आफ्टर प्रोलॉन्ग लेबर कब होता है, ये जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि कॉमन आफ्टर प्रोलॉन्ग लेबर
प्रोलॉन्ग मतलब जब डिफिकल्ट लेबर हो तो उसके बाद ये कॉमन है, क्योंकि उधर जो है ना प्रेशर अप्लाई हुआ होगा हेड पे और उससे से जो है ना फिर एकम्युलेशन होता है। एकम्युलेशन ऑफ ब्लड सीरम अबाउट द पेरिस्टम हमने पढ़ा ब्लड सीरम मतलब सीरोसिंगेनियस फ्लूइड, सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग, एडिमा, पेटिकिया एंड एकाइमोसिस। तो इसमें क्या होगा, सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग होगी। पहला नंबर पर कंडीशन ये है कि फ्लूइड एक्युमुलेशन की वजह से स्वेलिंग हो जाए। दूसरा एडिमा होगा, जो सीरम पार्ट उसका होता है उस वजह से एडिमा डेवलप होता है। और पटिकिया या एकाइमोसिस, पटिकिया एकाइमोसिस के बारे में हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो पटिकिया स्मॉल स्पॉट्स है, स्मॉल रेड स्पॉट्स है ऑफ द ब्लड, रेड स्पॉट्स है। फॉर एग्जांपल ये हो गया पटिकिया। लेकिन एकाइमोसिस जब ब्लड लेंटी जगह पे बड़ी जगह पे एकम्युलेट हो जाए इस तरह की, तो फिर इसको हम कहते हैं एकाइमोसिस। तो एकाइमोसिस पटिकिया जो है ना इधर हो सकता है रेड ब्लड सेल की वजह से। क्रॉस सूचर लाइन इसका ये कैरेक्टर है कि क्रॉस सूचर लाइन को क्या करवाएगा, क्रॉस करवाएगा। ये है केपेट सेक्सिडिनम। अब दूसरा वाला जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं सेपल हेमाटोमा। और सेपल हेमाटोमा को आपने थोड़ा सा उधर टच दे दिया, इधर देखिए हम, इट इज सब पेरास्टियल हेमाटोमा मोस्ट कॉमनली लाइज ओवर वन पेराइटल बोन। तो अब ये क्या है, ये सब पेरास्टियल है। पेरास्टियल के बारे में हमने पढ़ा था इधर कि ये वाला जो एरिया है इधर, ये देखिए अब हमने लेयर पढ़ी थी कि ये हो गया स्कल, ये कनेक्टिव टिश्यू, ये हो गया गिलिया इन्फिनिटी का। गिलिया इन्फिनिटी का के नीचे होगा पेरियास्टियम और फिर स्कल है। तो स्कल के ऊपर पेरियास्टियम है, स्कल बोन के, और ये मेम्ब्रेन, और ये पेरियास्टियम की नीचे वाली जगह पे क्या आएगा, इस पे आएगा द सेपल हेमाटोमा। इधर जो ब्लीडिंग होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेपल हेमाटोमा, इसको कहते हैं। ओके, तो ये सब पेरियास्टियल स्पेस पे होगा, लाई ओवर वन पेराइटल बोन। और इसका एक कैरेक्टर ये है कि वन पेराइटल बोन पे डेवलप हो। क्यों वन पेराइटल बोन पे इसलिए डेवलप होगा, इधर देखिए कि ये बोन, ये एक बोन है, ये दूसरा बोन है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि इधर होते हैं पेराइटल बोन, फ्रंटल बोन, और पीछे होते हैं ऑसिपिटल बोन। इन बोन्स के दरमियान जॉइंट होते हैं और जॉइंट सूचर्स बनाते हैं, जॉइंट लाइन बनाते हैं, जॉइंट सूचर बनाते हैं, और सूचर की वजह से ये एक बोन दूसरे सेपरेट होता है। तो ये जो सेपल हेमाटोमा, जो केपेट सेक्सिडिनम था, ये तो एक्रॉस हो सकता था, लेकिन ये जो सेपल हेमाटोमा है ये तो पेरियास्टियम के ऊपर है, पेरियास्टियम बोन से ये गिर्द होगा। तो एक बोन के साथ अलग पेरियास्टियम, दूसरे के साथ अलग पेरियास्टियम, इस वजह से ये जो है ये सेपल हेमाटोमा ये एक बोन तक महदूद होगा। ये सूचर लाइन या जॉइंट लाइन ये क्रॉस नहीं करवा सकता है। ओके, ये एक इसका मेन डिफरेंशिएशन है। It may result from difficult vacuum और forceps extraction। तो इसके लिए लाजमी ये है कि वैक्यूम या फोर्सेप एक्सट्रैक्शन, डिफिकल्ट फोर्सेप एक्सट्रैक्शन हुआ हो। डिफिकल्ट फोर्सेप एक्सट्रैक्शन की वजह से जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करवाते हो बच्चे को, तो इस वजह से जो ना उधर वो प्रेशर डेवलप होता है, नेगेटिव प्रेशर की वजह से वेसल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये होता, ये हो गया बेबी हो गया, बेबी का हेड है, ये क्या है, बेबी का हेड है। आपने इधर उसको अप्लाई कर दिया, क्या वैक्यूम एक्सट्रैक्टर आपने इधर अप्लाई कर दिया। तो अब इस वैक्यूम एक्सट्रैक्टर की वजह से क्या होता है, इस वैक्यूम ये चीज़ें अंदर लेके आएगा, नेगेटिव प्रेशर डेवलप करेगा। इस नेगेटिव प्रेशर की वजह से इधर जो ब्लड वेसल होते हैं बेबी के हेड में, वो ब्लड वेसल से ब्लड क्या होता है, लीक होता है। ब्लड की लीकेज की वजह से इधर फिर ये क्या होगा, एकम्युलेट होगा। तो इस एकम्युलेशन को फिर हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेपल हेमाटोमा। तो याद रखिए उधर जो था उधर सीरोसिंगेनियस फ्लूइड डेवलप होता था, लेकिन इसमें सेपल हेमाटोमा में क्या होगा, फेवरली जो है ना वो ब्लड का एकम्युलेशन होगा, क्योंकि इस तो यहाँ पर वेसल्स होते हैं और वेसल से क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। इट यूजुअली रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली, ये भी खुद ब खुद रिजॉल्व होता है, लेकिन कभी कभार जो है ना इसके लिए भी फिर आप क्या करवाएंगे, इसके लिए फिर आप ट्रांसफ्यूजन ब्लड वगैरह इनको करवाएंगे। विटामिन के 1 मिलीग्राम IM is given। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि जब बच्चा पैदा हो जाए फिर आप उसको देंगे कि अगर लाजमी उसको सेपल हेमाटोमा हो, आपने डायग्नोज कर दिया उसको सेपल हेमाटोमा, तो लाजमी ये है कि आप उसके लिए क्या दे दिए, विटामिन के 1 mg। विटामिन के किस लिए होता है, ये क्लॉटिंग एजेंट है, ये क्लॉटिंग करवाता है, क्या करवाता है, क्लॉटिंग। तो जो ब्लड उधर लीकेज हो रहा हो ब्लड का, उधर जो वेसल रप्चर हुआ हो उसका क्या करवाएगा, क्लॉट उधर बनाएगा, इस वजह से ब्लड का लीकेज नहीं होगा, सेपल हेमाटोमा ये डेवलप नहीं होगा। फिर इधर देखिए एज एन एफ्यूजन ऑफ द ब्लड अंडर द पेरियास्टियम दैट कवर द स्कल बोन। तो यहाँ पर यही वही की बात है कि स्कल बोन है, ये हो गया पेरियास्टियम, स्कल बोन का पेरियास्टियम, और ये हो गया स्कल बोन। तो पेरियास्टियम और स्कल बोन के दरमियान ये जो एरिया है इसको, इसमें एकम्युलेशन होता है, इसको हम कहते हैं क्या,
इसको हम कहते हैं सेफल हेमाटोमा। अब इधर होता है पोर्सेप और वैक्यूम एक्सट्रैक्शन है, वही की वही पोर्सेप आपने अप्लाई किया, या वैक्यूम एक्सट्रैक्शन, इस वजह से नेगेटिव प्रेशर की वजह से वो ब्लड बाहर आता है। तो इधर ब्लड आएगा, लेकिन केपर्ट सक्सेडिनम में हमने पढ़ा था कि केपर्ट सक्सेडिनम डेवलप होता है कहाँ पर, वो होता है कलेक्टिव टिश्यू में, तो उधर तो वेसल्स नहीं होती, इस वजह से उधर डेवलप होता है सिर्फ सिंगेनियस फ्लूइड उधर एक्युमुलेट होता है, ना कि ब्लड। अच्छा, अब सिपल हेमाटोमा एज अ सब पेरियस्टल हेमोरेज, ये जैसा कि हमने पढ़ा, सो इट इज ऑलवेज लिमिटेड टू द सरफेस ऑफ वन क्रेनियल बोन, ये एक क्रेनियल बोन तक महदूद होगा। ओके, देयर इज नो डिस्कलरेशन ऑफ द ओवरलैइंग स्कल एंड स्वेलिंग is usually not visible until several hours after the birth because subperiosteal bleeding is a slow process। तो केपर्ट सक्सेडिनम में हमने पढ़ा था कि जैसा बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद आप उसमें जो है ना क्या देख सकते हो, स्वेलिंग देख सकते हो, एडिमा देख सकते हो, साथ साथ में एकाइमोसिस भी देख सकते हो या पटिकिया देख सकते हो उसके हेड में। लेकिन यहाँ पर ये कहता है कि यहाँ पर न डिस्कलरेशन आप जल्दी देख सकते हो, न स्वेलिंग देख सकते हो, न साथ में कोई एकाइमोसिस पटिकिया वगैरह देख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जगह जो है ये थोड़ा सा नीचे भी है, एक फैक्टर ये है कि ये थोड़ा सा नीचे है, जल्दी ये ऊपर डेवलप नहीं होता। दूसरा ये है कि इसका जो ब्लीडिंग है, ये रप्चरिंग है, ये प्रोसेस ये स्लो प्रोसेस है, ये इजीली नहीं होता। इसके दो रीजन है। An underlying skull fracture, usually linear and not depressed, is occasionally associated with sepal hematoma। तो अब सेपल हेमाटोमा में हमने पढ़ा था कि इसके आप जब ज़्यादा देर के लिए जब आप वैक्यूम एक्सट्रैक्शन करें या वो पोर्सेप अप्लाई करें तो इस वजह से सेपल हेमाटोमा ये थोड़ा सा डीप टेक्निक है। तो डीप टेक्निक की वजह से इधर जो है ना जो अंडरलाइंग स्कल फ्रैक्चर है यूजुअली लीनियर एंड, तो स्कल फ्रैक्चर होगा ना नीचे, स्कल फ्रैक्चर की वजह से होता है। तो वो स्कल फ्रैक्चर यूजुअली क्या होता है, लीनियर होता है, नॉट डिप्रेस होता है। मतलब ये हो गया, ये एक स्कल है, ये दूसरा स्कल बोन है, इधर डेवलप हो गया क्या, केपर्ट सेपल हेमाटोमा इधर डेवलप हो गया। किस वजह से? इस स्कल के फ्रैक्चर की वजह से। तो ये स्कल का जो फ्रैक्चर इधर हुआ होता है ये न तो ज़्यादा डिप्रेस है, मतलब नीचे की तरफ नहीं हो गया होगा, और न जो है ना ज़्यादा इरेगुलर है, ये लीनियर होगा, लीनियर मतलब मामूली से उसमें जो है ना डैमेज आया हुआ होता है। And is associated with the sepal hematoma. Most sepal hematomas are resolved within 2 to 3 months depending on the size। ज़्यादातर सेपल हेमाटोमा जो है वो 2 वीक से लेकर 3 मंथ के दरमियान जो है वो रिजल्ट खुद ब खुद हो जाते हैं। कंडीशन पे डिपेंड करवाते हैं, अगर ज़्यादा हो तो फिर इतना जल्द नहीं होता, लेकिन अगर नॉर्मल हो तो 2 वीक से लेकर 3 मंथ तक। दे मे बिगिन टू क्लैरिफाई बाय द एंड ऑफ द सेकंड वीक और कैल्सिफाई बाय द एंड ऑफ द सेकंड वीक। और ज़्यादातर ऐसा भी हो सकता है कि ये कैल्सिफाई हो जाए, मतलब कैल्शियम इस पर एकमुलेट हो जाए और एक टेक्स्ट बोन इससे जो है ना सेकंड वीक भी इससे बन जाए। ओके, अब सेंसेशन ऑफ सेरेब्रल डिप्रेशन सजेशन दैट अब इसको आप डिप्रेस करवा दी, एक सेंसेशन अगर आपको फील हो रहा हो तो, बट नॉट इंडिकेटिव ऑफ द अंडरलाइंग फ्रैक्चर और बोनी डिफेक्ट। तो अगर आपने उस जगह को जहाँ पर सेपल हेमाटोमा डेवलप हो उसको आपने डिप्रेस कर दिया, आपको सेंसेशन फील हुआ कि इधर फ्रैक्चर हुआ है, तो लाजमी नहीं है कि उधर फ्रैक्चर हुआ हो, लाजमी नहीं है कि उधर एक्चुअली फ्रैक्चर हुआ हो या बोन डिफेक्ट्स हो, लेकिन कि एक पॉसिबिलिटी आप दे सकते हो कि इधर हुआ है। सेपल हेमाटोमास रिक्वायर नो ट्रीटमेंट ऑल्दो फोटोथेरेपी में भी नेसेसरी टू एमेलियोरेट हाइपरबिलिरुबिनेमिया। तो जैसा कि पहली कंडीशन की आपने पढ़ा जो केपर्ट सक्सेडिनम में हाइपरबिलिरुबिनेमिया डेवलप होता था, इधर इस तरह भी हाइपरबिलिरुबिनेमिया ये जो रेड ब्लड सेल है उसकी ब्रेकिंग की वजह से डेवलप होता है, और उसके लिए आप फिर जो है ना फोटोथेरेपी लाजमी करवाएंगे। इंसेशन एंड ड्रेनेज आर कंट्राइंडिकेटेड बिकॉज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन एंड बिनाइन कंडीशन। अब अगर कहीं आप कि ये वैसी भी स्वेलिंग है, एक किस्म के एकमुलेशन है, तो इसके लिए हम इंसाइज करवाएंगे, जगह को इंसेशन करवाएंगे और उसका जो फ्लूइड है उसको ड्रेन करवाते हैं बाहर। तो ये कंट्राइंडिकेटेड है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना ये हसास एरिया है, हो सकता है कि आपके इंसेशन या ड्रेनेज की वजह से उधर कुछ इन्फेक्शन आ जाए, बाहर एनवायरनमेंट से चली जाए, या आपके जो इंस्ट्रूमेंट से उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से उधर इन्फेक्शन आ जाए। तो इस वजह से ये कॉन्ट्राइंडिकेट है, क्योंकि ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है, इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो इसकी इंसेशन या ड्रेनेज के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। A massive sepal hematoma may rarely result in blood loss severe enough to require transfusion। और massive sepal hematoma ऐसा हो सकता है कि उसमें ब्लड लॉस हो जाए और उसके लिए फिर ट्रांसफ्यूजन करवाना लाजमी हो।
रेयर केसेस में ऐसा होता है, बाकी नॉर्मल होता है। It may also be associated with a skull fracture, coagulopathy and intracranial hemorrhage। तो इसके साथ साथ क्या होता है, स्कल फ्रैक्चर भी हो सकता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि बून का फ्रैक्चर हो सकता है, हो भी नहीं सकता, लाजमी नहीं है। स्कल फ्रैक्चर हो सकता है, कोगुलोपैथी होता है, आपका जो कोगुलेशन है मतलब ब्लड कोगुलेट नहीं होता, इसमें एबिलिटी लॉस होता है कि ब्लड कोगुलेट हो जाए, और साथ में जो है ना इंट्राक्रीनियल हेमरेज है। इंट्राक्रीनियल मतलब जो बून के अंदर वाली जो एरिया है उसमें जो है ना ब्लड का लीकेज हो। तो इन तीनों फैक्टर जैसे कि इस तरह से क्या हो सकता है, इस तरह से यह सेपल हेमाटोमा डेवलप हो सकता है। अच्छा, ये सेपल हेमाटोमा का ये बेबी है कि इसमें सेपल हेमाटोमा डेवलप हुआ है। इधर ये हेड को आप देखें तो इस रीजन भी जो है ना इधर थोड़ा सा एडिमेटस एरिया है, और ये क्या है, इसमें सेपल हेमाटोमा डेवलप होने की वो खतरात है। अब तीसरा नंबर पर हम आते हैं सबगेलियल हेमाटोमा। इसको पढ़ने के बाद हम तीनों में डिफरेंशिएशन करवाएंगे कि किस तरह हम करवाते हैं। सबगेलियल हेमाटोमा के कलेक्शन ऑफ द ब्लड इन द स्पेस बिटवीन द पेरास्टियम एंड ग्लिया एपिनेरेटिका, थर्ड लेयर ऑफ द स्कल। तो इधर अब क्या होता है कि इधर कलेक्शन ऑफ द ब्लड इन द स्पेस बिटवीन पेरियास्टियम एंड ग्लिया एपिनेरेटिका, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि इधर होता है आपका ये वाला जो एरिया है, ये देखिए आप, ये वाला हो गया आपका स्कल्प एरिया, क्या स्कल। स्कल्प के नीचे हमने पढ़ा था कि इधर होता है कनेक्टिव टिश्यू, फिर होता है क्या, कनेक्टिव टिश्यू के नीचे होता है गिलिया एपिनेरेटिका, गिलिया एपिनेरेटिका के नीचे फिर होता है पेरियास्टियम, क्या होता है, पेरियास्टियम, और पेरियास्टियम के नीचे फिर होता है क्या, स्कल होता है, स्कल बोन होता है। स्कल बोन के नीचे फिर मेनिंजेस शुरू होते हैं, क्या होता है, मेनिंजेस और इंट्राक्रीनियल। तो इसको हम कहते हैं एक्स्ट्राक्रीनियल एरिया, एक्स्ट्राक्रीनियल, ये नीचे फिर होता है इंट्राक्रीनियल। अब एक्स्ट्राक्रीनियल में ये गिलिया एपिनेरेटिका, गिलिया एपिनेरेटिका ये वाला जो है, और इस तरह यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, ये और ये, इसके दरमियान ये जो पेरियास्टियम है ये वाला, और ये इस रीजन के दरमियान ये जो कम्युलेशन होता है, इस कम्युलेशन को हम कहते हैं टोटल, इसको हम कहते हैं सबगेलियल हेमाटोमा। क्या कहते हैं इसको, सबगेलियल हेमाटोमा। काजेज बाय रप्चर ऑफ द इमेजिनरी वेन, ये किस वजह से होता है, सबगेलियल हेमाटोमा इमेजिनरी वेन की वजह से होता है। इमेजिनरी वेन क्या है, यहाँ पर ये जो वेंट्रिकल है, इस वेंट्रिकल से वेन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ऊपर स्कल्प एरिया को कवर करने के लिए। तो यहाँ पर ये दो वेन्स इधर आई हुई होती है, एक ये वेन है, एक ये वेन है। इसको देखिए तो ये वाला जो वेन है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी वेन, और ये वाला दूसरा वेन है सबड्यूरियल वेन, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सबड्यूरियल वेन। तो ये इमेजिनरी वेन ऊपर गया है, ये गिलिया एपिनेरेटिका तक पहुंचा है। तो गिलिया एपिनेरेटिका तक पहुंचने की वजह से इधर जो प्रेशर डेवलप होता है, तो उस प्रेशर की वजह से ये वेन डैमेज होता है, डैमेज की वजह से इधर फिर क्या होगा, ब्लीडिंग होगा, और ये कंडीशन क्या होगी, डेवलप होगी। तो ये इमेजिनरी वेन की वजह से एरिया क्या होता है, ये डेवलप होता है। ओके, तो ये हो गया। अब ये किस वजह से होता है, तो यह ज़्यादातर ये वैक्यूम असिस्टेड डिलीवरी या फोर्सेप्स डिलीवरी, इस वजह से जो है ना ज़्यादातर आपको बच्ची को खतरा होता है, किसकी, सबगेलियल हेमाटोमा की। अब हम पढ़ेंगे इन तीनों की डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल मतलब था कि इन तीनों में हम डिफरेंशिएट करवाए, इसके डायग्नोस में हम किस तरह डिफरेंशिएट करवाएंगे। तो पहले नंबर पर है सेपल हेमाटोमा, केफर्ट सेक्सेडिनम एंड सबगेलियल हेमाटोमा। तो हमने पढ़ा था कि पहला होता है केफर्ट सेक्सेडिनम, क्या होता है, केफर्ट सेक्सेडिनम। दूसरा फिर इसके बाद होता है सबगेलियल हेमाटोमा, और तीसरा होता है केफर्ट सेपल हेमाटोमा। तो केफर्ट सेक्सेडिनम हमने पढ़ा था, इधर देखिए ये वाला जो लेयर है ये स्कैल्प लेयर है। इधर हम इसको डिटेल से अगर आप देखें एक नज़र, तो ये हो गया स्कैल्प लेयर, और ये हो गया गिलिया एपिनेरेटिका। इनके दरमियान जो एरिया है कनेक्टिव टिश्यू, इसमें डेवलप हो गया क्या, केफर्ट सेक्सेडिनम। दूसरा नंबर पर ये है, ये गिलिया एपिनेरेटिका है, और गिलिया एपिनेरेटिका के नीचे ये वाला पेरियास्टियम है। तो ये गिलिया एपिनेरेटिका और पेरियास्टियम के दरमियान इधर होगा सबगेलियल हेमाटोमा। अब ये पेरियास्टियम और बोन है, स्कल बोन है थर्ड नंबर पे। तो स्कल बोन और पेरियास्टियम के दरमियान एकम्युलेशन होता है ब्लड का, और उसको हम कहते हैं क्या, एपिड्यूरियल या सेपल हेमाटोमा। इसको फिर हम क्या कहते हैं, सेपल हेमाटोमा। तो याद रखिए ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस वही की वही बातें हैं कि इसमें हम क्या करेंगे, ये होगा अब डेवलप डेज और हॉर्स आफ्टर द बर्थ।
ये डेवलप होता है डेज और हॉर्स, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, डेज और हॉर्स ये लेते हैं। कीपर सिक्सिडियम डायरेक्टली आफ्टर द बर्थ डेवलप होता है, और सबगिलियल हेमाटोमा भी जैसा कि वो होता है ये वाला सिंपल हेमाटोमा इस तरह, ये भी 12 to 72 आवर्स आफ्टर द डिलीवरी डेवलप होता है। ये एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। लोकलाइज्ड हेमाटोमा लिमिटेड बाय सुचर्स एट इट्स एजेस, तो ये लोकलाइज्ड होगा। क्या होगा? लोकलाइज्ड। क्यों लोकलाइज्ड होगा? जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये सुचर्स है, ये एक बोन है, ये दूसरा बोन है। तो ये फॉर एग्जाम्पल एक पेराइटल बोन है, ये दूसरा पेराइटल बोन है। तो ये एक पेराइटल बोन दूसरी पेराइटल बोन से अलग होते हैं। किस पे? राइट और लेफ्ट पेराइटल बोन अलग होते हैं एक दूसरे से सुचर लाइंस पे। तो ये सुचर लाइंस ये वाला जो है ये क्रॉस नहीं करवा सकता, क्योंकि ये पेरियास्टियम के नीचे होता है और पेरियास्टियम हर एक बोन से अलग अलग होता है, तो ये क्रॉस नहीं करवा सकता। इस वजह से हम कहते हैं कि ये लोकलाइज्ड होता है। लेकिन केपेट सेक्सिडियम हमने पढ़ा था कि पेरियास्टियम के ऊपर होता है, इस वाली एरिया पे ये ऐसी तरह की होता है, इस तरह की ये केपेट सेक्सिडियम। तो इस वजह से ये क्या होता है? ये ओवरलैंग होता है ऑल द बोन पे, इसका ओवरलैंग होता है। और सबगिलियन हेमाटोमा ये भी ओवरलैंग होता है ओवर ऑल द बोन, मोर देन वन बोन, क्योंकि ये जो है ये सबगिलियन हेमाटोमा हमने पढ़ा था कि ये पेरियास्टियम के ऊपर गिलिया एपिनेरेटिका का जो लाइन है, क्या है? गिलिया एपिनेरेटिका, ये पेरियास्टियम हो गया, और इसके ऊपर ये जो गिलिया एपिनेरेटिका है स्कल के नीचे केपेट सेक्सिडियम के नीचे वाले जो एरिया है उस पर डेवलप होता है। इस वजह से ये भी ओवरलैंग होता है ऑल द एरिया पे। इसका वेल डिफाइंड एजेस होता है। एजेस मतलब था कि आप जब ऊपर से देखते हो तो ऊपर से जब आप देखते हो तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इधर तक जो है ना ये डेवलप हुआ है, क्या इधर तक जो है ना ये हेमरेज है, ब्लीडिंग है, और इसके बाद नहीं है, इधर तक है और इसके बाद फिर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? इसकी वेल डिफाइंड क्या है? इसकी एजेस है। यहाँ तक होगा फिर यहाँ तक होगा, तो ये वेल डिफाइंड एजेस। इसकी वेल डिफाइंड एजेस नहीं होती क्योंकि ये डिफ्यूज होता है, ऑल द बोन्स पे ये होता है, और इसके भी वेल डिफाइंड एजेस नहीं होती, ये एल डिफाइंड एजेस इसकी होते हैं। अब ये इलास्टिक है, याद रखिए सिंपल हेमाटोमा इलास्टिक पिट ऑन प्रेशर। जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो जहाँ पर जो है ना वो डेवलप हुआ होता है और आप उस पर प्रेशर, फॉर एग्जांपल ये सिंपल हेमाटोमा डेवलप हो गया इस तरह, और इस पर आपने ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर दिया तो ये पिट होगा, मतलब इधर आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया और ये वापस जो है ना अपनी हालत पे जल्दी नहीं आया, तो इसको हम कहते हैं कि पिट विद प्रेशर। तो ये सिंपल हेमाटोमा इलास्टिक है, और ये क्या है? डजन पिट ऑन प्रेशर। ये पिट प्रेशर से ये पिट नहीं होता क्योंकि ये क्या है? इलास्टिक है, वापस अपनी हालत में जल्दी आता है। लेकिन केपेट सेक्सिडियम जो है सॉफ्ट पिट ऑन प्रेशर, ये प्रेशर से पिट होता है। जब आप प्रेशर अप्लाई करवाते हो उसके बच्चे के हेड पे आप प्रेशर अप्लाई करवा लो, अगर वो पिट हो गया तो इसका मतलब क्या है? नीचे रह गया थोड़ी देर के लिए, तो इसका मतलब है कि केपेट सेक्सिडियम है। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब सिंपल हेमाटोमा है। सबगिलियन हेमाटोमा ये टाइट एंड थिक होता है, ये भी केपेट सेक्सिडियम की तरह पिट होता है प्रेशर से, लेकिन इन दोनों में ये सॉफ्ट होता है, ये केपेट सेक्सिडियम, और ये वाला क्या होता है? ये टाइट एंड थिक होता है। ओके, ये एक डिफरेंशिएशन इसमें। डिसअपीयर विद इन फ्यू वीक्स, ये चंद हफ्तों में, जैसे कि हमने पढ़ा कि तकरीबन 2 वीक से लेकर 2 मंथ्स तक ये जो है ना ये डिसअपीयर होता है। डिसअपीयर विद इन 1 to 2 days, और ये इतना जल्द 1 to 2 days जल्दी डेवलप भी होता है, जल्दी ये जो है ना वो डिफ्यूज खत्म भी होता है। स्पॉन्टानियसली और विद इन वीक बाई कंप्रेशन बैंडेज, और ये जो है ना ये या तो खुद ब खुद खत्म हो जाता है स्पॉन्टानियसली, या जो है ना आप इस पर अप्लाई करवाएंगे क्या? कंप्रेशन बैंडेज, इधर उधर से आप बैंडेज अप्लाई करवा ली शायद कि उस बैंडेज की वजह से जो है ना फिर ये खत्म होता है। ये थी इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया हुआ होगा, समझ भी हो गए होंगे। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करवाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करवाएं ताकि आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहिए। आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।